स्टार्ट करें सर? स्टार्ट कीजिए सर। यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमारा लेक्चर है साइंस 2। तो आज हम साइंस 2 में पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे प्रश्न पत्रिका में साइंस 2 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2B में कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लेसन नंबर 1 और 5 से पूछे जाते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है। यस बच्चों, यस। कक्षा 10वीं विज्ञान 2 क्वेश्चन नंबर 2B चैप्टर 1 to 5 महत्वाचे प्रश्न। महत्वाचे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हमारा पाठ है 1 से लेकर 5 तक में अनुवांशिकता और उत्क्रांति। पाठ नंबर 2 सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1। पाठ नंबर 3 सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2। पाठ नंबर 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन। पाठ नंबर 5 हरित ऊर्जा की दिशा में। तो बच्चों आज हम इन 5 पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो सब क्वेश्चन है, ए और बी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने आ रहे हैं बच्चों वो बी है। क्वेश्चन नंबर 2B में क्या लिख के आता है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खाली हमें क्वेश्चन ऐसा लिखना है। कोई तीन मतलब होता है टोटल 5 क्वेश्चन दिया जाते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और इस 5 क्वेश्चन में से हमें कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने मार्क के लिए? 6 मार्क के लिए। तो बच्चों जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 1 to 5 लेसन। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते धीरे धीरे। पहला पार्ट है अनुवांशिकता और उत्क्रांति। उसमें ये जो क्वेश्चन है कृतिपूर्ण कीजिए बच्चे। तो जैसा कि बच्चों ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल बोर्ड में भी आया था और प्रीलियम में 3 बार आ चुका है। लास्ट ईयर 2020 में, 2019-20 में 5 प्रीलियम हुआ था बीएमसी की तरफ से, उसमें से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, पहले लेसन का स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन है। कृतिपूर्ण कीजिए। तो कृति में यहाँ क्या दिया गया बच्चों? उत्क्रांति के प्रमाण। तो उत्क्रांति के प्रमाण कितने हैं? 4 प्रमाण है। अभी इन चारों का आंसर मुझे भरना है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं उत्क्रांति मतलब क्या होता है? उत्क्रांति का मतलब होता है जो प्रथम सजीव होता है वो जीव द्रव के स्वरूप में पृथ्वी पर स्थित कहाँ से पैदा हुआ था? समुद्र से पैदा हुआ था। तो उसकी उत्क्रांति के बारे में हमको इसका आंसर बनना है। तो बच्चों जो पहला बॉक्स है ना, ये ध्यान में रखो। पहले बॉक्स में आएगा बच्चों बहुरूपकीय, और जो नीचे वाला बच्चों है ये इसमें ओके। फर्स्ट वाले बॉक्स में बहुरूपकीय, सेकेंड वाले बॉक्स में बच्चों जीवाश्म ईंधन। उत्क्रांति जीवाश्म ईंधन की वजह से भी हुआ था। इसमें आएगा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। और तीसरे बॉक्स में बच्चों आएगा अवयव की हड्डियों, मतलब पुराने जो जानवर जो जमीन में दब जाते हैं उनकी हड्डियों से भी यह आकलन लगता है कि उस समय की उत्क्रांति कैसे हुई थी। और लास्ट वाला बच्चों आएगा भ्रूण विज्ञान संबंधी प्रमाण। तो भ्रूण मतलब आप समझते ही हो, भ्रूण मतलब होता है, भ्रूण विज्ञान का मतलब होता है छोटे से सजीव का अध्ययन करना। प्रारंभिक अवस्था में जो भ्रूण होते हैं वो एक दूसरे के जैसे क्या होते हैं? समान दिखाई देते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो छोटे छोटे सजीव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अगर मैं आपको भ्रूण का दूसरा उदाहरण दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि जब पुरुष और स्त्री, जब माता पिता जब एक दूसरे से फलन करते हैं तो फलन के पश्चात उनके अंदर जो बीज पैदा होता है वो क्या होता है? भ्रूण होता है। तो भ्रूण मतलब होता है छोटा सजीव जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ है। तो बच्चे ये उत्क्रांति के प्रमाण में 4 बॉक्स में 4 आंसर आएगा। पहला है बहुरूपकीय, दूसरे में आएगा बच्चों जीवाश्म विज्ञान, तीसरे में आएगा बच्चों अवयव की हड्डियों में की रचना में समानता, और चौथा आएगा भ्रूण विज्ञान संबंधी प्रमाण। तो ये चारों इसके अंदर आएंगे बच्चों। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। पिछले साल अभी इस बार 2020 में भी पूछा गया था अपने बोर्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है बच्चों अवशेषांक। अवशेषांक किससे कहते हैं? अवशेषांक क्या होता है बच्चों? देखो नाम से मालूम पड़ता है। अवशेषांक मतलब होता है ऐसे अंग जो शरीर में होते हैं मगर उसका कोई काम नहीं होता। अवशेषांक क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। तो अवशेषांक मतलब होता है सजीव के अविकसित अकार्यक्षम अंग जो कोई कार्य करने के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवशेषांक कहते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य के में 5 उंगलियां होती हैं, अगर जो छठी उंगली है उसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है तो उसको कहते हैं अवशेषांग। तो अवशेषांग जो अंग होते हैं वो अविकसित होते हैं, अकार्यक्षम अंग होते हैं, जो काम नहीं आता है धीरे धीरे क्या होता है? ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार ये ऐसे अंग जो होते हैं वो अदृश्य होने लगते हैं धीरे धीरे, और इन्हीं अदृश्य अंग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अवशेषांग। अगर मैं उदाहरण दूं तो बच्चों मनुष्य के
लिए जो अनुपयोगी कान के जो स्नायु बंदर है और जो पशुओं को कान हिलाने के लिए जो उपयोगी अंग होते हैं वो अवशेषांग होते हैं। अवशेषांग होता है एक सजीव में अवशेषांग कोई कार्य नहीं होता है, परंतु वह दूसरे सजीव में क्या होता है अंग नियमित रूप से काम करता है। एक सजीव दोनों सजीव में पाया जाता है अवशेषांग, एक में काम नहीं करता है इसका मतलब नहीं है कि दूसरे में काम नहीं करे, दूसरे में वो काम करता है, मगर वो ऐसे अंग होते हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं बच्चों बाद में नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण बोला है तो उदाहरण आप बोल सकते हो कोई भी अनुपयोगी कान के जो स्नायु बंदर होते हैं या तो पशुओं के हिलाने के लिए जो कान होते हैं वे क्या होते हैं अवशेषांग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जैसे पाठ का नाम है, तीसरा क्वेश्चन है अनुवांशिकता क्या है, और हमारा पाठ भी यही है बच्चों, अनुवांशिकता और उत्क्रांति। अनुवांशिकता क्या है, तो जैसा कि आप जानते हो अनुवांशिकता मतलब एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुक द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाले लक्षण। जैसे मेरे अंदर जो लक्षण है वो मुझे मेरे माता पिता से मिले, और माता पिता के जो मेरे लक्षण है हमारे और उनके माता पिता से मिले हैं। तो जब एक माता पिता से अपने बच्चों को जो लक्षण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, अनुवांशिकता कहते हैं। अगला है अनुवांशिकता परिवर्तन कैसे होता है और स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अनुवांशिकता परिवर्तन जो होता है वह होता है बच्चों उत्परिवर्तन के आधार पर। माता पिता के जो डीएनए में जो अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे उत्परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। इस कारण संतान के क्या होता है अनुवांशिक लक्षणों में धीरे धीरे क्या होता है परिवर्तन होता है, और फिर ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है आपस में आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान होने के बाद क्या होता है उस बच्चे के अंदर माता पिता से उसका बेटा मिलते हैं उसको अनुवांशिक लक्षण मिलते हैं, और इस कारण संतान में क्या होता है अनुवांशिक परिवर्तन होता है। मतलब जैसे जिस तरह माता पिता के हाइट है, कद है, मोटाई है, बाल का आकार है, आंख का आकार है, वो सब लक्षण कहाँ से मिलते हैं उसको अपने माता पिता से, तो उससे कहते हैं बच्चों अनुवांशिकता। ये तीसरा क्वेश्चन था बच्चों। चौथा टिप्पणी लिखो, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 1 में से, जो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछे, एक तो पूछा गया है और बाकी आने वाले आपके इस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों टिप्पणी लिखो में संयोजी कड़ी। देखो नाम ही आज है संयोजी मतलब होता है संयोजन। ये कड़ी क्या होती है बच्चों, कुछ वनस्पतियों और कुछ प्राणियों के शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उसकी सहायता से उनको दूसरे दो भिन्न समूहों में जोड़ा जाता है, और जो दो भिन्न समूहों के संबंध में जोड़ा जाता है उसी को हम कहते हैं संयोजी कड़ी। कड़ी से ही नाम आता है, कड़ी मतलब क्या होता है जोड़ना, और संयोजी मतलब होता है दोनों को ऐड करना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ पेरिपेटस और लंगफिश। पेरिपेटस क्या होता है बच्चों, पेरिपेटस यह एक संयोजी कड़ी है, यह एनिलिडा तथा संधिपाद प्राणी के संघ से जोड़कर बनता है, और एनिलिडा और संधिपाद प्राणी से जोड़ के जो संघ बनता है उसे हम कहते हैं संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी में जो पेरिपेटस उदाहरण मैंने दिया है, ये पेरिपेटस क्या होता है, ये ऐसे प्राणी है जो दोनों लक्षण दिखाते हैं, दोनों लक्षण मतलब एनिलिडा का भी और संधिपाद प्राणी का। दूसरा है बच्चों लंग फिश। लंग फिश फिश मतलब होता है मछली, मत्स्य। तो लंग फिश में क्या होता है बच्चों दोनों गुर्दम पाए जाते हैं, मत्स्य के भी पाए जाते हैं प्राणी के, और उभयचर प्राणी पाए जाते हैं। तो दोनों की कड़ी को जोड़ के जो प्राणी हमने देखा भी लंग फिश, वो क्या है संयोजी कड़ी का उदाहरण है। तो बच्चों 2 मार्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयोजी कड़ी पर टिप्पणी लिखो। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों संयोजी कड़ी का मतलब क्या होता है, प्राणियों और वनस्पतियों के कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार होते हैं जिसकी सहायता से उसको दूसरे दो भिन्न समूहों में जोड़ा जाता है, उसी को हम कहते हैं संयोजी कड़ी। उदाहरण है पेरिपेटस और लंगफिश। बच्चों एक टिप्पणी क्वेश्चन और है, आप सुन सकते हो, ध्यान में सुनो। एक टिप्पणी क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान पे भी टिप्पणी आ सकता है, मैंने यहाँ दिया नहीं मगर आपको ध्यान में रखना है कि भ्रूण विज्ञान पे भी टिप्पणी पूछा जा सकता है। तो भ्रूण विज्ञान मैंने आपको बता दिया, भ्रूण मतलब एक छोटा सा सजीव जो फलन के बाद पैदा होता है। तो भ्रूण विज्ञान में विकसित होते हुए भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, और विकास होने पर वे क्या होते हैं अगले चरण में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भ्रूण की समानता में क्या होती है धीरे धीरे कमी आती है। तो ये होता है बच्चों भ्रूण विज्ञान। तो बच्चों पहले पार्ट में से ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे हम बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। तो इसमें बच्चों इसमें भी 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहाँ पे।
ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? पहला पूछा गया परिभाषा को। परिभाषा लिखो में क्या पूछा गया है? पोषण। तो जैसा कि नाम होता है पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है उसको भोजन खिलाना, भोजन देना, पोषण करना, मतलब उसका क्या करना? देखभाल करना। तो इसकी परिभाषा क्या है पोषण की? पोषण मतलब, एक सेकंड बच्चों, हाँ बच्चों पोषण, पोषण मतलब होता है पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनको उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब होता है कोई भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जो हमारे शरीर का विकास होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण मतलब होता है पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनका उपयोग करने की पूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन परिभाषा में पूछा जाएगा आपको। पोषण ये पिछली बार पूछा, प्रीलिम में भी पूछा गया था। अगला है बच्चों ऑक्सी श्वसन। बच्चों 2 श्वसन होता है, होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सी श्वसन मतलब होता है, नाम से होता है ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन। परिभाषा आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। और एक होता है अनऑक्सी श्वसन, तो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगला है बच्चों समसूत्री और अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर स्पष्ट करो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले में पूछा गया था। अच्छा अभी तो बोर्ड में तो आया नहीं है क्वेश्चन, अभी 1 ही साल पेपर हुआ है, हो सकता है इस साल आपको पूछा जा सकता है। समसूत्री और अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर बताओ। तो बच्चों समसूत्री में अंतर क्या है? अर्धगुणसूत्री में, समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो अर्धगुणसूत्री है, नाम ही याद होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा। अर्धगुणसूत्री में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है क्या होती है? धीरे धीरे आधी हो जाती है। अच्छा समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक जनक कोशिका से 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है। एक जनक कोशिका रहेगा, जनक मतलब माता पिता, उससे 2 संतत, संतत मतलब होता है डॉक्टर से, 2 संतत कोशिका निर्माण होती है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक जनक कोशिका से 4 संतत कोशिका बनती है। समसूत्री में 2 संतत और इसमें 4 संतत। समसूत्री में बच्चों 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था पूर्व अवस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंत्यावस्था। परंतु अर्धगुणसूत्री में 2 चरण होते हैं, एक होता है अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 1 और एक होता है अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 2, और प्रत्येक भाग में फिर से 4 अवस्था होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। समसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था की कालावधि अधिक नहीं होती है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है? पूर्वावस्था की कालावधि क्या होती है? बहुत अधिक समय तक। तो बच्चों ये है रहा इसका अंतर। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, चारों में से आपको एग्जाम में कोई 2 पॉइंट लिखना है। अंतर बच्चों आपको 2 मार्क के आएगा, 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखना है। तो सबसे आसान पॉइंट में 2 बता देता हूँ। सबसे समसूत्री में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, और अर्धगुणसूत्रों में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। दूसरा, समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक जनक कोशिका से 4 संतत कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों 2 पॉइंट आसान है, 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। एक पॉइंट आप और पूछ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, परंतु अर्धसूत्री में 2 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 4-4 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक कारण लिखिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है बच्चों और प्रीलिम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पदार्थ एक महत्व का पोषक तत्व है। रेशेदार पदार्थ जो सब्जियां होती है रेशेदार, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोषक है। क्यों? क्योंकि जो रेशेदार पदार्थ होते हैं बच्चों वो अपाच्य पदार्थ होते हैं, अपाच्य मतलब जल्दी पच जाते हैं, परंतु जो अपाच्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें उत्सर्जन की क्रिया जो होती है ना बहुत फास्ट होती है। उत्सर्जन मतलब होता है बच्चों सांस का अंदर बाहर करना,
और अपने शरीर के अंदर जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो इसकी जो उत्सर्जन क्रिया होती है बहुत क्या होती है, फास्ट होती है। रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पदार्थ में क्या होता है बच्चों, पाचन क्रिया भी बहुत, पाचन क्रिया में बहुत मदद मिलती है, पाचन क्रिया फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल, हरी साग सब्जी, फल, अनाज, हमारे दैनिक आहार में हमें क्या करना चाहिए, इसको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये जो रेशेदार पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का विकास करते हैं। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, रेशेदार पदार्थ। तो बच्चों रेशेदार पदार्थ का मतलब मैंने आपको बता दिया। रेशेदार, आपको 2 पॉइंट बोलना है कि रेशेदार पदार्थ का को उपयोग करने से उत्सर्जन क्रिया फास्ट होती है, उसमें मदद मिलती है। और दूसरा क्या होता है, इन खाद्य पदार्थों को खाने से पाचन क्रिया में मदद मिलती है। एक क्वेश्चन और है बेटा इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक कारण में ही है। वो क्वेश्चन ये है कि अधिक व्यायाम करने पर हमें अधिक थकान महसूस क्यों होती है। क्योंकि बच्चों जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां और स्नायु क्या करते हैं, अनऑक्सीकरण करती है, और अनऑक्सीकरण की वजह से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, एटीपी के अणु कम मात्रा में बनते हैं। एटीपी मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसके कारण क्या होता है, शरीर में कम ऊर्जा बनती है। और कम ऊर्जा बनने की वजह से क्या होता है, जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तब हमें क्या होती है, अधिक थकान महसूस होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला है बच्चों, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में अंतर। तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, ऑक्सीकरण मतलब होता है जो श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता से होता है, और अनऑक्सीकरण मतलब होता है वह श्वसन जो ऑक्सीजन की सहायता से नहीं होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, उस अंत में बनते हैं, लास्ट में। और अनऑक्सीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं। ऑक्सीकरण में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, और अनऑक्सीकरण में क्या होती है, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ऑक्सीकरण में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, परंतु अनऑक्सीकरण में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण में एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और अनऑक्सीकरण में एटीपी के 2 अणु बनते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 4-5 बता दिया इसका अंतर। आपको एग्जाम में कोई 2 या 3 लिखना है। पहला तो नाम से मालूम पड़ता है बच्चों, ऑक्सीकरण मतलब होता है जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, और अनऑक्सीकरण मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑक्सीकरण होता है बच्चों, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका के अंदर। और जो अनऑक्सीकरण होता है केवल कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑक्सीकरण में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, परंतु अनऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑक्सीकरण में बच्चों अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, और अनऑक्सीकरण में कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, और अनऑक्सीकरण में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण में बच्चों एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और अनऑक्सीकरण में एटीपी के 2 अणु बनते हैं। तो इस तरह बच्चों 4-5 मैंने आपको बोला है, आपको कोई 2 या 3 लिखना है। अंतर ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण। तो इस तरह बच्चों पार्ट नंबर 2 में अंतर हो गया। अब हम बच्चों आते हैं पार्ट नंबर 3 में, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। तो बच्चों ये तो हमारे पूरे बायोलॉजी, हमारे शरीर, हमारे जो बायोलॉजी का जो जूलॉजी पार्ट है जिसमें केवल शरीर के बारे में बताया गया, उससे रिलेटेड ये लेसन है, सजीवन में जीवन प्रक्रिया भाग 2। एक क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, दंपत को लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, या ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो पुरुष पर निर्भर होता है, इसका कारण क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार क्यों है। क्योंकि जैसा कि जानते हो बच्चों आप कि स्त्री और पुरुष में दोनों में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। इसमें जो पुरुष के पास होता है और जो स्त्री के पास होता है उसमें 22 जो होते हैं बच्चों वो अलिंगी होते हैं, और जो एक जोड़ी होती है गुणसूत्र की वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस हिसाब से पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक्स और वाई 2 गुणसूत्र पाया जाता है, और जो स्त्री होती है उनमें जो अंड कोशिका होती है उसमें 2 एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री और पुरुष में फलन होता है तो फलन के बाद अगर स्त्री में से एक्स और पुरुष में से भी एक्स आया तो लड़की होगी, और अगर पुरुष के शुक्राणु में से वाई आता है
और स्त्री में तो हमेशा एक्स आएगा क्योंकि उसके पास एक्स होता है। तो एक्स और वाई मिलने से क्या होता है, लड़का होता है। इसका मतलब जो वाई होता है वाई वो पुरुष के पास होता है, इसलिए दंपत्ति के बाद लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, ना कि स्त्री पे। क्योंकि स्त्री पे क्या होता है, उसके जो डिंब होते हैं उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष पे एक्स और वाई होते हैं। फलन के बाद, निषेचन के बाद जब पुरुष में से वाई निकलता है और स्त्री में से एक्स निकलता है, तब एक्स और वाई मिलने के बाद क्या होता है, लड़के का निर्माण होता है। इसीलिए इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है, पुरुष। इसलिए दंपत मतलब होता है जो माता पिता है, उनमें लड़का होना ये पुरुष पर निर्भर होता है। क्योंकि पुरुष के शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, उस वाई की वजह से क्या होता है, लड़का होना निर्भर होता है। आगे बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, पिछले बार ही आ चुका है 2019 में। अगला है बच्चों आईवीएफ की संकल्पना स्पष्ट करो। टिप्पणी लिखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि जो शादी के कुछ सालों बाद अगर पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर कुछ कमी है, तो कमी होने की वजह से उनको बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आईवीएफ की संकल्पना को यूज करते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है शरीर के बाहर होने वाला फलन। आईवीएफ का मतलब होता है शरीर के बाहर होने वाला फलन। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस तकनीक का उपयोग संतानहीन दंपति के लिए किया जाता है। संतानहीन मतलब होता है जिन्हें बच्चे नहीं होते। तो क्यों नहीं होते हैं, कभी कभी शुक्राणुओं की संख्या में कमी होती है, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश में आने वाली रुकावट होती है। इन सभी समस्या कारण क्या होता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आईवीएफ तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, माता का जो डिंब होता है वह बाहर निकाल के परिघ नली में रखा जाता है, और इस परिघ नली में क्या करते हैं, पिता के शुक्राणु को छोड़ा जाता है। और कुछ समय बाद क्या होता है, डिंब और शुक्राणु में फलन होता है, निषेचन होता है, और इससे क्या होता है, छोटे से भ्रूण निर्माण होता है। बाद में ये भ्रूण को क्या करते हैं बच्चों, माता के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, आईवीएफ का टेक्निक करने का उपयोग करके 9 महीने बाद तो जो माता है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, और इस तरह जो संतानहीन दंपति होती है उन्हें क्या होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो बच्चों आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग वही लोग करते हैं जिन्हें संतानहीन प्राप्ति नहीं होती है। संतानहीन होते हैं जिन्हें संतान प्राप्त नहीं होते हैं। और संतान क्यों नहीं प्राप्त होते, उसका 2 कारण है। एक तो या तो पुरुष में शुक्राणुओं की कमी होगी, दूसरा या तो स्त्रियों की जो अंड कोशिका है उसमें कोई रुकावट आएगी। कभी कभी क्या होते हैं, फलन के बाद शुक्राणु डिंब तक नहीं पहुंच पाते, जब वो डिंब तक नहीं पहुंच पाते तो उसका फलन नहीं होता है। और डिंब तक वो क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्त्रियों के अंदर कभी कभी अनियमित क्या होता है, ऋतु चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी तरह से शुक्राणु पहुंच नहीं पाते डिंब तक। तब ऐसे समय में क्या होता है, उन्हें संतान नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। आगे बच्चों, ऋतु चक्र क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये ऋतु चक्र और ये मासिक चक्र जो होता है ये स्त्री में पाया जाता है। जब जैसे जैसे लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती है, यौनावस्था में जाती है, तो यौनावस्था के पश्चात स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आने लगते हैं, और यह बदलाव हर 28 से 30 दिनों की समावधि में क्या होती है बच्चों, रिपीट होती है। इस पुनरावृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। बच्चों जो ऋतु चक्र होता है ये 4 संप्रेरक द्वारा होता है। एक होता है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, एक होता है पित्त पिंडकारी संप्रेरक, एक होता है पीयूष ग्रंथि, और लास्ट वाला होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो जिसके माध्यम से क्या होता है, ये मासिक धर्म आता है। ये स्त्री में आता है, और यह हर 28 दिन में क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। और इसके पश्चात क्या होता है, स्त्रियों में बदलाव होता है, उनमें हार्मोन्स की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, और धीरे 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 लड़कियां क्या होती है, पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और जिस तरह से उनको क्या होता है, हर 28 से 30 दिन में ऋतु चक्र आता है, मासिक चक्र उसी को बोलते हैं। आगे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है लैंगिक स्वास्थ्य। तो बच्चों हमें हमेशा अपने लैंगिक स्वास्थ्य में क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि लैंगिक साफ सफाई ना रखने से क्या होता है, बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में पूछा गया था कि लैंगिक स्वास्थ्य ठीक रखने है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो जैसे बच्चों लैंगिक स्वास्थ्य के लिए जो मनुष्य होते हैं उनके जो प्रजनन स्थान होते हैं वो शरीर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में
पहले उसे उचित जानकारी होनी चाहिए, वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए उनको। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ जो प्रजनन संस्थान होते हैं, प्रजनन मतलब होता है जहाँ से बच्चे आपके शरीर में, जो पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर जो प्रजनन संस्थान होते हैं, उनमें जो अंग होते हैं, जो गुप्तांग अंग होते हैं, उनकी स्वच्छता हमेशा रखनी चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी न बरतने से क्या होता है, गंभीर रोग भी हो सकते हैं। कम आयु में शारीरिक संबंध बनाने से लैंगिक स्वास्थ्य हमेशा खराब होता है। इसलिए विशेष रूप से जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति हमेशा उदासीनता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म जो आता है, मासिक धर्म आने पर स्वच्छता पे ध्यान रखना चाहिए। प्रजनन अंग का चाहिए, ताकि हम क्या करें, लैंगिक स्वास्थ्य से बच सकें। तो लैंगिक स्वास्थ्य इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक अगर स्वास्थ्य पर हम ध्यान नहीं देंगे बच्चों, तो इससे हमें लैंगिक स्वास्थ्य की बीमारियां भी होती हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लैंगिक स्वास्थ्य के वजह से होती हैं। मतलब लैंगिक स्वास्थ्य मतलब होता है लैंगिक स्वास्थ्य पे ध्यान न देने की वजह से होती है। तो ऐसे 2 लैंगिक रोग हैं, वो 2 लैंगिक जो रोग है बच्चों, वो 2 रोग कौन से हैं बच्चों? वो 2 रोग हैं बच्चों, एक तो होता है गोनोनिया और एक होता है बच्चों साइफिलिस। 2 रोग होते हैं, एक होता है साइफिलिस और एक होता है गोनोनिया। ये 2 जो रोग होते हैं ज्यादातर सजियों पाए जाते हैं। अच्छा, 2 रोग होते क्या है बच्चों? इन रोगों की वजह से शरीर के अन्य भागों पे धब्बे आ जाते हैं, फुंसियां आ जाती हैं, बुखार आने लगता है, जोड़ों में सूजन आता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सब साइफिलिस रोग है। और जो गोनोनिया रोग है बच्चों, इसमें क्या होता है, पुरुष के में पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, शिशन और योनि मार्ग से क्या होता है, पीप निकलता है। पीप मतलब सफेद सफेद पीप निकलता है। मूत्र मार्ग, गला, ये सब में क्या होता है बच्चों, आंखों में सूजन आ जाती है। तो ये दो लो लैंगिक रोग हैं, एक होता है साइफिलिस और एक होता है गोनोनिया। तो ये लैंगिक रोग तब होते हैं जब स्त्री या पुरुष लैंगिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, लैंगिक रोग पे मतलब लैंगिक स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर से आपको बता देता हूं बच्चों, लैंगिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। लैंगिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए पहली बात है तो हमें इसकी उचित और वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, शरीर में जब हम नहाते हैं तो नहाने के साथ साथ हमें, अब जैसे हम अपने हर अंग को साफ करते हैं, उसी तरह हमें अपने प्रजनन संस्थान के अंग को भी, गुप्तांग को भी साफ रखना चाहिए। विशेषकर स्त्रियां इसमें ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्त्रियों में जब मासिक धर्म आता है उस समय जो उसके अंदर से जो गंदा ब्लड बाहर निकलता है, उसके बाद उन्हें अपने प्रजनन अंग को साफ करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी तरह के मतलब जो भी वो उपयोग में लाती है उसका बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपको गुप्तांग रोग भी हो सकते हैं, साइफिलिस और गोनोनिया। तो ये 2 लैंगिक रोग है। आगे बच्चों, तो ये बच्चों ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। आगे है बच्चों पार्ट 4, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, पूरे बोर्ड के पेपर में साइंस होना चाहिए। 6 से 7 क्वेश्चन इस पर्यावरणीय व्यवस्थापन के लेसन से पूछे जाते हैं। अगला है बच्चों कृतिपूर्ण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक। तो पर्यावरण में बच्चों 2 प्रभाव डालने वाले घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक होता है और एक होता है मानव निर्मित। तो जैसा कि बच्चे जानते हो आप जो उसमें क्या क्या होता है, जैसा कि आप खुद ही बोल सकते हो अपने मन से। एक होता है बच्चों भूकंप, और क्या हो सकता है जो प्राकृतिक घटक होते हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, अचानक बादल का फटना, अकाल आना, तूफान आना, सुनामी आना, ये सब प्राकृतिक घटक है। और मानव निर्मित घटक में क्या होगा बच्चों, जंगल की कटाई करना, हवा प्रदूषण करना, जल प्रदूषण करना, शहरीकरण करना। शहरीकरण मतलब होता है गांव को उजाड़ के शहर का निर्माण करना।
औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है अधिक से अधिक कारखानों को बनाना। अधिक से अधिक कारखाने जब मनुष्य बनाता है तो क्या होता है, उससे प्रदूषण ज्यादा होता है। पुल, बांध, इमारतों को बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आतंकवाद, ये भी मानव निर्मित है। तो इससे क्या होता है बच्चों, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, कृति पूर्ण कीजिए में। अगला है बच्चों टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो में पूछा गया है, क्या है टिप्पणी लिखो में, बिश्नोई चिपको आंदोलन। बिश्नोई, बिश्नोई एक समाज है, राजस्थान में गांव है खेजड़ी। तो खेजड़ी में 26 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है। वहां पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिश्नोई समाज के पाए जाते हैं। बिश्नोई या राजस्थान के जोधपुर जिले का एक समाज है। उन्होंने एक आंदोलन किया था। यह आंदोलन हुआ था सन 1738 में। इसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। ये क्यों दिया गया था, क्योंकि इस गांव के निवासी जो थी वो अमृता देवी थी। उन्होंने 363 बिश्नोई लोगों को वृक्ष कटाई रोकने के लिए साथ में मिलकर अपने प्राण को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिए। और जिसकी वजह से ये जो बिश्नोई है ना, बिश्नोई समाज, ये क्या करते हैं, वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और उनके वो क्या कहते हैं कि वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। परंतु क्या हुआ था, 1738 के भाद्रपद महीने में 10वें के दिन अमृता देवी, वहां की जो महारानी थी अमृता देवी, महारानी नहीं थी, वहां की जो समाज के रहने वाली अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने क्या किया, वृक्ष कटाई का विरोध किया। और वहां के जो राजा थे उनके सैनिक क्या किए, वृक्ष काटने के लिए आए। इसलिए आए थे, राजा ने क्या, महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी। तो नए महल बनाने के लिए उन्होंने कुछ लकड़ियों का चुनाव किया। और अमृता देवी और जब वो सैनिक आए काटने के लिए, तो अमृता देवी और उनकी पुत्रियों ने क्या किया, वृक्षों को अपने से गले लगा लिया। और वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उससे वृक्षों से चिपक गई। परंतु जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, वृक्ष को काटना ही था, जो राजा का उनको ऑर्डर मिला था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। आगे पहले उन्होंने क्या किया, अमृता देवी को वृक्ष से हटने के लिए कुछ रुपए का लालच दिया। परंतु अमृता देवी और उनकी पुत्रियों ने क्या किया, दृढ़ निश्चय करके वृक्ष से लिपटी रही। और उन्होंने क्या किया, अमृता देवी उन सैनिकों के आगे, धमकियों के आगे झुकी नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एक वृक्ष बचाने के लिए हम अपने सिर तक काट देंगे, मगर हम हटेंगे नहीं, ऐसा अमृता देवी ने कहा। फिर राजा के सैनिकों ने क्या किया, कुल्हाड़ी से अमृता देवी को मार दिया और अमृता देवी की 3 पुत्रियों की हत्या कर दी। इन चारों के बलिदान, वृक्षों की रक्षा करने करते करते अपने बलिदान दे दिए। और आसपास के गांव में जब ये मैसेज मिल गया, समाचार फैल गया, तो कुछ कुल 83 गांव के लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद क्या किया, वे लोग भी क्या किया, 363 लोग क्या किए, वृक्ष से लिपट गए। तो वृक्षों की रक्षा करते करते जिस तरह वो 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस तरह ये 363 लोगों ने भी क्या किया, बलिदान दिया और शहीद हो गए। जिसके वजह से राजा को इस ये जो हरकत हुई थी, इसके वजह से राजा को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। और उन्होंने क्या किया, फिर जोधपुर के बिश्नोई समाज से माफी मांगी। और उन्होंने एक पत्र लिखाया, उस पत्र में लिखा कि अब हम यहाँ पे एक भी हरे वृक्ष नहीं काटेंगे और एक भी प्राणी का शिकार नहीं करेंगे। तो इस तरह बच्चों ये चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है, बिश्नोई चिपको आंदोलन यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वहाँ पे बिश्नोई समाज में अमृता देवी और उनकी चारों पुत्रियों ने क्या किया, वृक्षों की रक्षा करते करते अपने प्राण को गंवा दिया। तो इस तरह बच्चों की टिप्पणी हो गई। आगे की जैसा कि आप जानते हो, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में परिणाम करने वाले घटक कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पिछले में भी पूछा गया था, बोर्ड में भी पूछा गया था। पर्यावरण में परिणाम करने वाले घटक 2 हैं, एक है प्राकृतिक घटक, एक है मानव निर्मित। ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हो, एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक में आपको मालूम ही है, प्राकृतिक घटक में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही। प्राकृतिक घटक में भूकंप, बाढ़, दावानल, तूफान, सुनामी, ये सब आता है। और मानव निर्मित तो आपको मालूम है, जंगल तोड़ना, आतंकवाद, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब आता है मानव निर्मित। तो ये 2 घटक है जो परिणाम करते हैं। आगे बच्चों दिया गया पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण। जैसे कि आप जानते हो क्या पर्यावरण जो दूषित हो रहा है,
कहीं ना कहीं इसके लिए मानव ही जिम्मेदार है, क्योंकि मानव अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वही उसके लिए पूरी तरह से क्या है, जिम्मेदार है। तो इस तरह क्या है, मानव को पर्यावरण को क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। पृथ्वी पर जब से मानव ने अपनी उत्क्रांति की है, तब से मानव ने अपने बुद्धि बल का उपयोग करके अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन करना प्रारंभ किया है। अन्य सजीवों की तुलना में मानव के पास बुद्धि बल ज्यादा है, स्मरण शक्ति ज्यादा है, कल्पना शक्ति ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, वह पर्यावरण में उसका स्थान क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव चाहे तो वो क्या कर सकता है, प्रकृति का विनाश नहीं कर सकता है, परंतु अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति का विनाश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्या वृद्धि हो रही है। पर्यावरण का संतुलन क्या हो रहा है बच्चों, बिगड़ रहा है। तो इसलिए मानव क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह मानव का पर्यावरण में बहुत बड़ा स्थान है। अगला है बच्चों, जैव विविधता का संवर्धन कैसे करना चाहिए। तो जैव विविधता का संवर्धन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का संवर्धन करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, पहला पॉइंट, दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना चाहिए। जो प्राणी दुर्लभ हो रहे हैं, बहुत कम है, उनको बचाना चाहिए, उनकी संरक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों, पार्क, अभ्यारण्य का निर्माण करना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें क्या करना चाहिए, आरक्षित घोषित कर देना चाहिए। विशिष्ट प्रजातियों के जो संवर्धन करने के लिए क्या होना चाहिए, अनेक अनेक प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। प्राणियों तथा वनस्पतियों का संवर्धन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, जंगलों में लकड़ियों की कटाई को बंद करना चाहिए। लोगों को इसके बारे में जागृति देना है, पारंपरिक ज्ञान को देना है, अवलोकित करना है। इन सब चीजों के हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को, जैव विविधता को संवर्धन कर सकते हैं। आगे दुर्लभ प्रजाति की कोई दो उदाहरण दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्लभ प्रजाति के कोई दो उदाहरण दो। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, उसमें दुर्लभ प्राणी भी पाए जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्राणी हैं जो संकटग्रस्त प्रजाति पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो संवेदनशील। तो बच्चे तीनों पूछा जा सकता है। तो दुर्लभ प्रजाति के कोई दो उदाहरण बताइए। तो एक है रेड पांडा और एक है कस्तूरी मृग, मृग मतलब हिरन। तो ये दो ऐसे प्राणी हैं जो दुर्लभ प्रजाति हैं। और भी एक क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजाति। तो संकटग्रस्त प्रजाति में आता है टेल्ड बंदर और कड़मोर, ये संकटग्रस्त प्रजाति है। संवेदनशील प्रजाति, संवेदनशील में आ सकता है बच्चों पट्टे वाले भाग और गिर के सिंह, ये दो जो प्राणी हैं ये सब पाए जाते हैं संवेदनशील प्रजाति। तो हमारा क्वेश्चन था दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति में दो उदाहरण याद रखो, रेड पांडा और कस्तूरी मृग। आगे बच्चों जादव मोलाई पायांग की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, हम जानते हैं जादव मोलाई पायांग एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दृढ़ निश्चय किया और उसने क्या किया, अपने 1360 एकड़ जमीन में क्या किया, उसने जंगल तैयार कर दिया, जिसके 30 वर्षों के अथक परिश्रम से उसने क्या किया, पूरे जगह जंगल तैयार कर दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था, और उस जंगल का नाम उसने क्या रखा था, मोलाई जंगल। तो जिस तरह अनेक लोग मिलकर एक जंगल को नष्ट कर देते हैं, परंतु यदि मनुष्य चाहा, अपने मन में ठान लिया, तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। इस तरह जादव मोलाई ने क्या किया था, इस बात को ठान लिया था कि क्या करना है, मुझे वृक्ष लगाना है और क्या करना है, जंगल का निर्माण करना है और पर्यावरण को क्या करना है, अच्छा बना के रखना है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, हमें यही बोध मिलता है कि हमें पर्यावरण को संतुलन बना के रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, और जितनी हो सके क्या करना चाहिए, जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, और लोगों को उसके बारे में क्या करना चाहिए, जन जागृति देनी चाहिए। आगे बच्चों कुछ चिन्ह दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। आगे कुछ चिन्ह दिया गया, इसके आधार पे आपको अपनी भूमिका बताइए। पहला क्या दिया गया बच्चों, आप देख सकते हो, एक कचरे का डिब्बा है, एक व्यक्ति उसमें क्या कर रहा है, कचरा डाल रहा है। तो इससे हमें क्या सीख रही है, यह संकेत दर्शाता है कि हमें अपना कचरा खुद सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, कचरा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, कचरे का उचित ढंग से व्यवस्थापन करना चाहिए। यदि कचरे का एक उचित ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो कचरा भी क्या बन सकती है, संपत्ति बन सकती है। अगला बच्चों दिया गया आपको एक चार्जिंग लगाया दिया गया है, एक यह जो संकेत होता है बच्चों, चार्जर जैसा दिया गया है बच्चों। यह संकेत हरित ऊर्जा के प्रकार दर्शाता है, जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बताता है। यह संकेत हमें यह बताता है कि लोगों को सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए।
तीसरा बच्चों साइकिल। तो आपको मालूम है साइकिल का उपयोग करना ही एक हरित ऊर्जा का उपयोग है। साइकिल का उपयोग करने से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ईंधन बचा सकते हैं, अपनी मांसपेशियों का ऊर्जा अपनी मांसपेशियों से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। साइकिल प्रदूषण न उत्पन्न होने के कारण साइकिल से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, साइकिल से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, साइकिल का उपयोग करना चाहिए। आगे बच्चों अगला बच्चों देखो एक सर्कल बना के दिया गया है, ये जो दिया गया चिन्ह, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह दर्शाता है कि हमें कम करना, पुनरुपयोग करना और पुनर्चक्रण, ये तीन दर्शाता है। कम करना मतलब किसी का उपयोग ज्यादा नहीं करना, कम करना, पुनरुपयोग करना, फिर से उपयोग करना, पुनः चक्रीय करना। इससे क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। आगे बच्चों नल है, नल से पानी, इसका मतलब होता है हमें पानी बचाना चाहिए। हमें जब पानी का उपयोग ना हो तो नल बंद कर देना चाहिए, और जितना हो जरूरत हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है, ये आप जानते ही हो। आगे बच्चों आपको सौर ऊर्जा दिया गया है, ये सौर ऊर्जा है, इसमें लिखा गया सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, क्यों उपयोग करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें लाइट बिजली बचा सके, और सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या हो, घर में लाइट हो गया, पंखा हो गया, इसको उपयोग कर सके। गाँव में ज्यादातर अभी सौर ऊर्जा ही लगा हुआ है, ज्यादातर हॉस्पिटल में भी इसका उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का ज्यादा। हाँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण में हमारी क्या भूमिका है, ये हमेशा पूछा जाता है। पहला संभालना, पर्यावरण में हमें उपलब्ध साधन को संभाल कर रखना चाहिए। नियंत्रण, हानि से रोकना चाहिए, हानि होने वाली कृति को रोकना चाहिए, मानसिकता को बदलना चाहिए। प्रसार प्रचार, शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को संतुलित बना सकते हैं। मार्गदर्शन, जन जागृति, अनुकरण करना, संगठन करना, प्रत्यक्ष सहभाग होना। प्रतिबंध, संभावित खतरों को रोकना चाहिए, नए कृषि कार्यक्रम का नियोजन करना चाहिए, अनैतिक और घातक भूमिका निभाना चाहिए। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। रक्षण, जो कुछ बचा कुचा है उसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हानि हुए घटकों की पुनः हानि न होने के लिए उपाय योजना करनी चाहिए। अभी तक जहां भी हानि हुई है उनका रक्षण करना चाहिए, अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह हमारी पर्यावरण में भूमिका हो सकती है। बच्चों आखिरी है पार्ट 5, हरित ऊर्जा की दिशा में। हरित ऊर्जा हमको मालूम ही है, हरित ऊर्जा मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जिससे क्या हो, पर्यावरण संतुलित बना रखे, जिससे क्या हो, ज्यादा पर्यावरण को कोई प्रदूषण ना हो, इसे कहते हैं बच्चों हरित ऊर्जा। आगे दिया गया है हरित ऊर्जा क्या है, और हरित ऊर्जा की कोई 2 उदाहरण बताइए, या तो हरित ऊर्जा के उदाहरण बताइए। तो हरित ऊर्जा, जैसा मैंने आपको बता दिया कि हरित ऊर्जा मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण हमेशा संतुलित बना रहता है, पर्यावरण दूषित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हरित ऊर्जा। कोई 2 उदाहरण बताओ, तो 2 उदाहरण में हम बच्चों बोल सकते हैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्या है बच्चों, हरित ऊर्जा के उदाहरण है। आगे क्या है बच्चों, जल विद्युत निर्मिति के लाभ बताइए। अच्छा एक चीज और मैं बोल सकता हूँ, हरित ऊर्जा मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है। हरित ऊर्जा क्या होती है, पर्यावरण के लिए स्नेही ऊर्जा होती है। आगे जल विद्युत निर्मिति के क्या लाभ हैं। जल विद्युत निर्मिति या बहते हुए पानी से मिलने वाली ऊर्जा है। आगे जल विद्युत निर्मिति से क्या होता है, जल विद्युत निर्मिति से कभी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन का दहन नहीं होता है। इससे क्या होता है, पानी के भंडारण की सुविधा मिलती है और अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वर्षा के पानी के कारण भी पानी के भंडारण में वृद्धि की जा सकती है। इस तरह जल विद्युत निर्मिति की लाभ है, इससे प्रदूषण नहीं होता। बच्चों मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल विद्युत निर्मिति के क्या लाभ है। अगला है बच्चों सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं। तो बच्चों सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण की जा सकती है। इससे क्या होता है, ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। जिन प्रदेशों में बहुत ज्यादा सूर्य प्रकाश उपलब्ध होते हैं, ऐसे प्रदेशों में विद्युत पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा बच्चों हरित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या होती है, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा है। वैज्ञानिक कारण लिखो। वैज्ञानिक कारण बच्चों इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा स्रोत या सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है। परमाणु ऊर्जा स्रोत या सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है। क्यों, क्योंकि विश्व में केवल 11% ऊर्जा ही परमाणु ऊर्जा स्रोत में निर्मित किया जाती है, और भारत में केवल 2% परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा के कारण जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है उसका क्या करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो सक्रिय पदार्थों से जो विकिरण उत्पन्न होते हैं उससे हमेशा खतरा बना रहता है।
इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। परमाणु भट्टी में दुर्घटना हो सकती है, जलमाल की हानि हो सकती है, इसलिए परमाणु ऊर्जा के बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमाणु ऊर्जा का व्यापक ऊर्जा ही उपयोग करना चाहिए। कोयला और प्राकृतिक गैस में से कौन सा ईंधन पर्यावरण स्नेही है? तो बच्चों जानते हो कि जब कोयला जलता है, कोयला का ज्वलन होता है, तो कोयला क्या होता है, काला धुआं पैदा करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है, वायु प्रदूषित करता है। और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है बच्चों। प्राकृतिक गैस पर्यावरण को कम दूषित करता है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इस तरह प्राकृतिक गैस पर्यावरण स्नेही गैस है, ना कि कोयला। तो इस तरह बच्चों ये पांचों लेसन में मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 2B में आएगा क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2 में से हर में से मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो प्रीलिम में पूछे गए थे, जो बोर्ड में पूछे गए 2 साल बाद 2019 और मार्च 2020, उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाल के सामने रखा है, देख लीजिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सके आपको इस एग्जाम में पूछे जा सकते। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ बेटा।